नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नारीवेत्ता मूवी की पूरी कहानी का खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है वर्गीस पीटर से, जिसको कभी भी कांस्टेबल की जॉब करना पसंद नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली के खातिर उसे वो जॉब करना पड़ा। लेकिन वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग लेते हुए भी पीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करता रहता था। वहाँ उसकी मुलाकात सीनियर हेड कांस्टेबल बशीर अहमद से होती है और बशीर वर्गीस को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था और वर्गीस भी बशीर को बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता था। लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों को एक आंदोलन को संभालने के लिए वायनाड के जंगल में जाना पड़ा। एक्चुअल में ये हड़ताल वहाँ के आदिवासी संप्रदाय के इंसान कर रहे थे, क्योंकि सीएम ने उनको ज़मीन और घर बना के देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी उनको कोई घर तो छोड़ो ज़मीन भी नहीं मिली। तो वो लोग अपने हक के लिए वायनाड के जंगल के एक हिस्से में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इससे वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आने लगे, मीडिया के, ऑपोजिशन के। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर से बात की कि वो लोग वहाँ से हट जाए और उन्हें जल्द ही ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो लोग इन झूठी बातों में नहीं आए और वो लोग भी अड़ गए कि जब तक ज़मीन और घर नहीं मिलेगा वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। फिर वहाँ पुलिस भी अपना कैंप लगाकर उन आदिवासी प्रोटेस्टर के गतिविधि के ऊपर नज़र रखने लगे। ये प्रोटेस्ट 40 दिन के ऊपर से चल रहा है और हर न्यूज़ चैनल और पेपर पर इसी के ही चर्चे चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत प्रेशर फील कर रहा है। फिर एक दिन अचानक वहाँ मिलिट्री फोर्सेस आ गए और ये खबर मीडिया में फैला दिया कि विशेष सूत्रों से खबर मिला है कि नक्सलवादी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग इन आदिवासी लोगों के अंदर ही छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उन आदिवासी से शराफत से पूछताछ करने लगे, पर उन्होंने मना कर दिया कि इस आंदोलन में कोई भी नक्सलवादी शामिल नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। फिर डीआईजी रघुराम ने पुलिस और आर्मी वालों की एक टीम बनाकर जंगल को सर्च करने में लग गए, ताकि कोई सुराग मिले कि आंदोलन में नक्सलवादी आदिवासी लोगों की मदद कर रहा है। इस टीम में बशीर और वर्गीस भी थे। वो लोग भी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला जंगल में। तो वो सब लोग वापस आ गए, लेकिन बशीर वापस नहीं आया और ना ही उसके साथ जो मिलिट्री ऑफिसर गए थे वो वापस आए। तो फिर वर्गीस रघुराम के पास गए और बशीर को ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजने के लिए बोला। फिर रघुराम ने उन्हें परमिशन दिया और कुछ ऑफिसर्स के साथ वर्गीस भी ढूंढने गए, लेकिन बशीर की लाश मिली जंगल में और वो जिस टीम के साथ था उसका आर्मी ऑफिसर घायल हालत में मिला। उस आर्मी ऑफिसर ने कहा कि नक्सलवादी ने ही बशीर को मारा, लेकिन सच तो कुछ और ही था। वर्गीस को ये नक्सलवादी के काम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको बशीर के बॉडी के पास आर्मी ऑफिसर की चाकू मिला था। तो फिर वो ये बात जब रघुराम के पास बताने गया कि उस आर्मी ऑफिसर ने ही खून किया होगा बशीर का, कि बशीर के बॉडी के पास तो आर्मी ऑफिसर का चाकू मिला। ये बात रघुराम वर्गीस को अलग जगह ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करी कि बशीर को मारना पड़ा, नहीं तो ये आंदोलन कभी भी नहीं रुकेगा। उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, इसलिए उनको बशीर को मार डालना पड़ा। ये सुनते ही खुद को संभाल नहीं पाए
और वो रघुराम को मारने के लिए जा ही रहा था कि पीछे से बाकी आर्मी ऑफिसर आए और उसे मारने लगे। फिर बेबस वर्गीस खुद को बचाने के लिए क्या करे ना करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो वहीं पर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो लोग ये भी जानते थे कि वर्गीस कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि पावर तो उनके पास है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर के मौत के बाद गवर्नमेंट से नोटिस जारी हुआ कि उन आदिवासी प्रोटेस्टर को वहाँ से हटाने की और आंदोलन को ख़त्म करने की। तो फिर पुलिस भी ऑर्डर का पालन करते हुए पहले उनको चेतावनी दी वहाँ से भाग जाए। फिर वो लोग नहीं गए तो उन पर लाठी चार्ज करने लगे। आदिवासी ही अपना तीर, कमान और पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर हमला करने लगे। जब कुछ पुलिस ऑफिसर बुरे तरीके से इन लाठी चार्ज में घायल हुए और मारे गए तो रघुराम ने फायर की ऑर्डर दिया। तभी वहाँ पर वर्गीस को भी लाया गया और उससे भी ज़बरदस्ती इस क्राइम में शामिल किया। लेकिन वो इस चार्ज में आदिवासी लोगों को ही बचा रहा था अपने ही डिपार्टमेंट से। फिर क्या, तीर कमान कब तक बंदूक से लड़ेगी? तो फिर क्या, आदिवासी प्रोटेस्टर के नेता को पुलिस ने अपना पावर का इस्तेमाल करके अरेस्ट करके ले गए और आंदोलन वहीं पर समाप्त हो गया। और यही पुलिस वाले अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए कि नक्सलवादी उन आदिवासी लोगों के तरफ से हमला चलाए के ऊपर, तो उनको रिएक्शन में फायरिंग करना पड़ा। लेकिन असल में तो कुछ और ही था। तो यही पुलिस वाले अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए जो भी आदिवासी मारे गए थे उन्हें एक गड्ढा खोदकर जला दिया। और ये काम रघुराम ने जिसके हाथों ही करवाया। इस घटना में पुलिस डिपार्टमेंट को विक्टिम बनाया गया और आदिवासी वालों को नक्सलवादी के सपोर्टर। लेकिन ये एक क्राइम था, ये बात वर्गीस को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और उसने ये बात डिपार्टमेंट के हेड से भी बात की, लेकिन उन्होंने वर्गीस को वहाँ से भगा दिया। फिर एक दिन वर्गीस ने डिसाइड कर लिया कि वो कोर्ट में केस करेगा बशीर और उन मासूम आदिवासी लोगों के लिए जिसने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। फिर जब वर्गीस ने कोर्ट में केस किया तो फिर रघुराम और उस घटना के दिन शामिल थे बड़े पुलिस ऑफिसर वर्गीस के पीछे पड़ गए, वर्गीस को बहुत हैरेस किया केस वापस लेने के लिए। लेकिन वर्गीस ने अपना फैसला नहीं बदला और उसने मैजिस्ट्रेट के सामने उस दिन की पूरी घटना बताई और फिर मैजिस्ट्रेट ने एक स्पेशल टीम बनाई उस घटना के इन्वेस्टिगेशन के लिए। और फिर वर्गीस उन स्पेशल टीम ऑफिसर को सबूत देने के लिए जंगल में लेकर गए जहां उन मरे हुए आदिवासी को उसी के हाथों जलाया गया था। और सच में वहाँ पर कंकाल मिला। वर्गीस का पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ और फिर कोर्ट ने इस घटना की तहकीकात करने के लिए एक टीम बनाई और यहीं पर वर्गीस जीत गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए